हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल लर्न वाइज इंजीनियरिंग। और भाई स्वागत है आप सभी का इस वन शॉट में ऑन ट्रांसफॉर्मर। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं, क्या ये वन शॉट तुम्हारे लिए है या नहीं। अगर तुम करना चाहते हो अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर बेसिक से लेके एडवांस तक एक ही जगह एक ही बार में, तो ये वन शॉट तुम्हारे लिए है। अगर तुम पेपर से इसे कुछ मिनट पहले या लास्ट मिनट रिवीजन करना चाहते हो तो भाई ये वन शॉट देखो, ये तुम्हें बहुत हेल्पफुल रहेगा। हमने इस वन शॉट में एग्जाम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और एग्जाम से रिलेटेड ही फॉर्मूले डिस्कस करें हैं। हमने इस वन शॉट में ट्रिक्स, फॉर्मूला, हैक्स और कॉन्सेप्ट को बहुत इजी वे में क्लियर करा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरुआत करते हैं अपना वन शॉट ऑन ट्रांसफॉर्मर। तो चलो भाई, अब हम देख लेते हैं व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर या ट्रांसफॉर्मर क्या है। तो ट्रांसफॉर्मर है हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो क्या करता है, डेट ट्रांसफर इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हमारा ट्रांसफॉर्मर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि क्या करेगा, ट्रांसफर का काम करेगा। अब ट्रांसफॉर्मर है, नाम में या ट्रांसफर है, तो ये ट्रांसफर ही करेगा। क्या करता है, ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, तो कर रहा है बिटवीन टू और मोर सर्किट्स। तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन टू और मोर सर्किट्स थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यार सिंपल से याद रखो, जब भी तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, हो गया, अब वो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। मतलब एक यार मान लो फोर्स लगेगी, अब फ्लक्स चेंज हुआ है तो हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो गया, तो उससे एक इलेक्ट्रिक फोर्स होती है हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम ईएमएफ भी कहते हैं, वो इंड्यूस हो जाती है। तो ये होता है, इस प्रिंसिपल भी होता है यार इसका, जिसके बेस पे हमारा ट्रांसफॉर्मर काम करता है। तो यार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अभी हम वीडियो में आगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। अब तुम ये समझो, ये हो गई तुम्हारी डिफाइन। पेपर में आ जाए व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, ये डिफाइन लिख के आओ, इसमें तुम्हें बढ़िया नंबर मिलेंगे। और एक ये प्रिंसिपल, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को भी थोड़ा एक्सप्लेन करके आना। अभी प्रिंसिपल भी देखेंगे, वो भी लिखना है आगे। आप देख लेते हैं हम अपने टास्क, जो कि हमारा ट्रांसफॉर्मर करता है। क्या क्या टास्क करता है, तीन चीजें करता है, ये याद रखना। सबसे पहला करेगा वोल्टेज को अप या डाउन, मतलब वोल्टेज को रेगुलेट। यार हमारे घर में फैंस होते हैं तो हम रेगुलेट करते हैं ना, वैसे ये भी क्या करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, कम या ज्यादा। ऐसे ही इसका दूसरा टास्क है, करंट को अप या डाउन करेगा। तीसरा टास्क याद रखो, सेम पावर, सेम पावर को ही ट्रांसफर करेगा। कहाँ करेगा, दो या दो से ज्यादा सर्किट्स में। तो ये था हमारा व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर। अब देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल। तो भाई अभी तक आपने देखा ट्रांसफॉर्मर की डिफाइन। अब मेरे को लगता है आपको ट्रांसफॉर्मर की डिफाइन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी और एग्जाम में आप उसे अच्छे से लिख दोगे। अब ऐसे ही यार देखते हैं अपना प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, यानी बेसिक प्रिंसिपल क्या है जिसपे हमारा ट्रांसफॉर्मर काम करता है। अब कभी कभार एग्जाम में ये भी लिखने को आ जाता है कि प्रिंसिपल लिखो ट्रांसफॉर्मर का, तो वो है यार फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर तुम इतनी सी टर्म भी लिख दोगे तो तुम्हें फुल मतलब प्रिंसिपल में सही नंबर मिल जाएंगे। अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो एक नंबर तुम्हें पूरे मिल जाएंगे, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये लिखते ही। अब होता क्या है यार, ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये होता है, जब भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा थ्रू ए कॉइल, कॉइल के अराउंड हमारा जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो वो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कॉइल में। तो अब तुम्हें एक डाउट आ रहा होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज क्यों हुआ है ट्रांसफॉर्मर में। तो यार वो अभी हम वर्किंग में देखेंगे, तब तक के लिए ये समझ लो, जब भी हम एसी करंट, प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है ट्रांसफॉर्मर की, उसमें हम एसी करंट सप्लाई करते हैं, तो वो क्या करता है, हमारा एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर देता है। तो वो अभी हम वर्किंग में देखेंगे। तब तक यार प्रिंसिपल में जो अगर तुम्हें प्रिंसिपल आए, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो तुम्हें लिखना है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और वो बताता क्या है, तुम ये भी लिख देना, स्टेट्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन दी कॉइल। तो ये था तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब हम देख लेते हैं उसके कंपोनेंट्स। तो चलो भाई अब हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स या कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। या तो तुम्हें कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर लिखा होगा या कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो तुम्हें यही सब लिखना है जो मैं बता रहा हूँ अभी। तो भाई सबसे पहले देखो इसका ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम तुम्हें कैसे बनाना है। सबसे पहले तो तुम एक स्क्वायर बना दोगे और ऐसी एक और स्क्वायर तुम इस टाइप का बना दोगे फ्रेम सा।
उसके बाद तुम्हें क्या करना है भाई, एक तुम्हें प्राइमरी वाइंडिंग होती है हमारी, ये तुम्हें ऐसे बनानी है इधर और इधर भी। इधर जो तुम्हारी होगी वो होगी वोल्टेज से कनेक्ट, और इधर तुम्हें खाली ओपन सर्किट टाइप छोड़ना है। तो ये होता है तो हमारा ट्रांसफॉर्मर। अब जो हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, यही तुम्हारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर में तुम्हें लिखना है, सेम की। तो कंपोनेंट्स भाई हम इसमें सारे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जो जो तुम्हें एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और जिसको लिख के तुम्हें फुल नंबर मिलेंगे, तो हम वही वही कंपोनेंट्स देखेंगे अभी। सबसे पहले इसके डायग्राम में देखो, ये तुम्हें लिखना है फ्लक्स। ये होता है ऐसे फाई एम लिख देना तुम, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके बाद एक होता है तुम्हारा, ये होता है कोर, जो तुमने बनाया है। और ये होता है तुम्हारी प्राइमरी वाइंडिंग, और यहाँ होती है तुम्हारी सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें प्राइमरी करंट, प्राइमरी वोल्टेज, और ये एनपी होता है तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। ऐसी तुम्हारी यहाँ सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी वोल्टेज, और यहाँ सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। तो भाई ये था तुम्हारा। अब हम देख लेते हैं इनके कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट है तुम्हारा कोर। तो भाई कोर क्या होता है, ये बना होता है एक तो लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से। ये होता है तुम्हारा कोर, पूरा ये फ्रेम है ना जो, यही तुम्हारा कोर होता है। ये तुम याद रखना है, इसमें क्या रखना है, ये लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से बना होता है। अब इससे क्यों बना होता है, क्योंकि ये क्या करता है, रिड्यूस करता है एडी करंट। ये तुम्हारा यार एक नंबर में आ सकता है, आएगा तो। एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हमारा ये लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं हम। अब कोर के बेसिस पे भी हमारे ट्रांसफॉर्मर क्लासिफाई होते हैं। कोर के बेसिस पे होते हैं हमारे कोर टाइप और शेल टाइप। अभी हम इसका पूरा ढंग से देखेंगे, पूरा एक ब्रीफ में देखेंगे इसे, कोर टाइप वर्सेस शेल टाइप का करके। अभी ये वाइंडिंग, वाइंडिंग क्या होती है तुम्हारी, ये तुम्हारी जो वायर है यही तुम्हारी वाइंडिंग्स होती हैं। तो ये होती है तुम्हारी बनी हुई कॉपर की और एल्यूमिनियम की। और दो टाइप की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में यार याद रखो, प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है वो तुम्हारी कनेक्टेड होती है पावर सोर्स से, ठीक है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो तुम्हारी कनेक्ट होती है लोड से, मतलब जैसे कि तुम्हारा बल्ब हो गया या कुछ भी, तो वो तुम्हारी लोड से कनेक्ट होती है। तो ये हमने पढ़े अभी दो कंपोनेंट्स। अब हम बाकी के कंपोनेंट्स भी देख लेते हैं अपने। तो चलो भाई हम देख लेते हैं अपने बाकी के कंपोनेंट्स। तो भाई तीन कंपोनेंट्स और बचे हैं, वो है इंसुलेशन, टैंक और बुशिंग्स। इंसुलेशन क्या होता है, ये होता है वाइंडिंग्स और कोर के बीच में टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट, मतलब शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट करने के लिए हम इंसुलेशन का यूज करते हैं। टैंक क्या होता है, होल्ड करता है जो कोर को भी, वाइंडिंग को भी और ऑयल को भी, तो वो होता है हमारा टैंक। और भाई ब्यूशिंग्स क्या होता है, इंसुलेटेड टर्मिनल दैट कनेक्ट द इंटरनल वाइंडिंग्स टू द एक्सटर्नल सर्किट, मतलब इंटरनल वाइंडिंग्स को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करने में हेल्प करता है ब्यूशिंग। तो भाई ये थे हमारे पूरा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। मेन थे इसमें कोर और वाइंडिंग। अब कोर में भी तुम्हें दोनों टाइप लिख के आने, कोर टाइप और शेल टाइप। अभी हम उनका पूरा डिफरेंस भी आ जाता है कभी कभार पेपर में लिखने को, तो वो डिफरेंस भी मैं तुम्हें अभी आगे दिखाता हूँ। और ये था तुम्हारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब मेरे को लगता है तुम्हें कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर से अगर क्वेश्चन बनता है तो तुम ये पॉइंट लिखोगे और तुम्हें फुल नंबर मिलेंगे। और ये डायग्राम तुम बढ़िया से वहां बना के आ जाना। तो अब भाई हम देखेंगे कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर और शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में डिफरेंस। पेपर में ना आ जाता है कभी कभार की कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर और शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में डिफरेंस लिखो, तो वो हमें फिर लिखना होता है, और ये 3 से 4 नंबर में आता है। तो ये होता है क्लासिफिकेशन होता है ट्रांसफॉर्मर का ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। कंस्ट्रक्शन कैसी, मेनली कोर, जो कोर मटेरियल होता है ना हमारा, उसके बेसिस पे क्लासिफाई होता है। तो हमारे ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के हो जाते हैं फिर, कोर टाइप और शेल टाइप। तो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में तुम्हें 5 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो तुम अपने पेपर में लिखो और तुम्हें नंबर बढ़िया मिलेंगे इसमें। तो कोर टाइप में सबसे पहला पॉइंट तुम्हें याद रखना है, वाइंडिंग जो होती है इसमें कंसिडरेबल पार्ट में होती है। स्टील कोर के कंसिडरेबल पार्ट में वाइंडिंग होती है तुम्हारी, मतलब थोड़े पार्ट में होती है। और शेल टाइप में क्या होता है, वही वाइंडिंग सराउंडेड बाय मेजर, मेजर ज्यादा या कंप्लीट, पूरा ही कंप्लीट पार्ट कोर का कवर कर लेती है वाइंडिंग। इसमें कंसीडरेबल होता है और इसमें कंप्लीट। अब इसमें दूसरा पॉइंट तुम्हें याद रखना है, सिंगल मैग्नेटिक पाथ होता है और इसमें ड्यूअल। शेल टाइप में डुअल और कोर टाइप में सिंगल। 2 पॉइंट हो गए तुम्हारे। तीसरा पॉइंट है तुम्हारा कॉपर यूसेज। कॉपर की यूसेज कैसी होती है, तो कोर टाइप में तुम्हारी कॉपर की यूसेज ज्यादा होगी और इसमें क्या होगी, लेस होगी।
चौथा पॉइंट है तुम्हारा कोर यूसेज। कोर यूसेज में क्या होगा, कोर टाइप में होगी लेस और शेल टाइप में होगी ज्यादा। और पांचवा तुम्हें पॉइंट याद रखना है कूलिंग। कूलिंग बेटर होगी इसमें कोर टाइप में, क्योंकि इसमें वाइंडिंग एक्सपोज रहेगी। और इसमें कूलिंग तुम्हारी कैसी रहेगी, पुअर रहेगी, क्योंकि यहाँ वाइंडिंग क्या रहेगी, एनक्लोज्ड। तो ये 5 पॉइंट तो हैं जो तुम्हें बिल्कुल बढ़िया से करके जाने हैं। और एक पॉइंट तुम एक्स्ट्रा याद कर लो, जैसे कि यहाँ हाई और लो वाइंडिंग्स होती हैं, वो कॉन्सेंट्रेटिवली ईच लिम्ब पे होती हैं कोर टाइप में। और शेल टाइप में क्या होता है, वो एक दूसरे के ऊपर रहती हैं, जैसे प्लेस्ड वन ओवर अदर, हाई और लो ऑन दी सेंट्रल लिम्ब पे रहती हैं। अब ये है तुम्हारा कोर टाइप और शेल टाइप में डिफरेंस। अब कोर टाइप में मैं तुम्हें एक और पॉइंट बताता हूँ। अगर जैसे कि खाली आता है कि तुम्हें कोर टाइप का लिखना है, तो तुम उसमें एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हो, और तुम्हें पता भी होना चाहिए ये, कि वहां पे क्या होता है कि दो वर्टिकल लिम्ब होती हैं और एक होता है योक। ये पार्ट होते हैं इसके, वर्टिकल लिम्ब कंपोनेंट टाइप। वर्टिकल लिम्ब कितनी होंगी, दो। और तुम्हारा योक कितना होगा, एक। और टॉप और बॉटम पे होगा ये। तो ये था तुम्हारा कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में डिफरेंस। अब मुझे लगता है तुम्हें बढ़िया से ये 5 पॉइंट हो गए होंगे। पेपर में क्वेश्चन आए तो तुम ये 5 पॉइंट बढ़िया से लिखाना। तो भाई ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग देखने से पहले हम देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मर की इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से बनते हैं तुम्हारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। इसके बेसिस पे तुम्हें डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं पेपर में। तो ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है। वो मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले देखो तुम्हें क्या करना है, वी एस बाय वीपी। अब ये वी एस और वीपी क्या है, वी एस होता है हमारी सेकेंडरी वोल्टेज और वीपी होता है हमारी प्राइमरी वोल्टेज। तो इसे याद रखना, सबसे पहले आएगी सेकेंडरी फिर प्राइमरी। वी एस बाय वीपी वो हमारा किसके बराबर होता है, एन एस बाय एन पी। सेम जैसे एस बाय पी, यहाँ भी एन एस बाय एन पी। अब एनपी और एनएस क्या होते हैं, ये एनपी होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, जो तुम्हारी प्राइमरी कॉइल थी ट्रांसफॉर्मर में। और वो होती है एनपी, जितना उसका नंबर होगा। जैसे 3 बार होगी वाइंड वो, तो 3 टर्न्स होंगे तो उसमें, तो उसके नंबर एनपी क्या हो गया, 3। ऐसी होती है तुम्हारी एनएस, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। मतलब सेकेंडरी कॉइल में जितने भी टर्न होंगे तुम्हारे, वो तुम काउंट करोगे तो वो होगा तुम्हारा एनएस। और वो तुम्हें पेपर में गिवन होगा, तुम्हें कभी रेशियो उसका गिवन होगा एनएस बाय एनपी, तो तुम्हें वीएस बाय वीपी निकालना होगा। और कभी तुम्हें आई आईपी बाय आईएस का कुछ रेशियो दे देगा या आईपी की वैल्यू दे देगा और एनएस बाय एनपी, तो तुम उससे भी निकाल सकते हो। तो ये बराबर होता है तुम्हारा वी एस बाय वीपी इज इक्वल टू एन एस बाय एनपी। बस इसके केस में, करंट के केस में, आईपी और आईएस क्या होते हैं, आईपी होता है प्राइमरी करंट और आईएस होता है तुम्हारा सेकेंडरी करंट। तो ये होता है तुम्हारा आईपी बाय आईएस। वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स में तो सेकेंडरी बाय प्राइमरी होता है, पर करंट के केस में तुम्हें याद रखना है वो होगा प्राइमरी बाय सेकेंडरी। तो भाई ये इक्वेशन अपने दिमाग में बढ़िया से सेट कर लो, इस पे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देख लेते हैं वर्किंग। मुझे लगता है तुम्हें ये इक्वेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम देख लेते हैं वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो चलो भाई अब हम देख लेते हैं वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। पेपर में कभी कभार आ जाता है लिखने को, वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर लिख के दिखाओ पूरा, या 5 या 3 या 2 नंबर में भी आ जाता है। तो हमें आना चाहिए। तो मैं यहाँ तुम्हें वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर के लिए 5 स्टेप बताऊंगा। मतलब टोटल 5 स्टेप हम सीखेंगे, और उसमें हम पूरा वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट कर देंगे। वही 5 स्टेप तुम्हें पेपर में लिखोगे और तुम्हें बढ़िया नंबर मिलेंगे एकदम। तो 5 स्टेप में से पहला स्टेप तुम याद करो। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा वर्किंग में, सबसे पहला काम है हमने करी, पहले तो याद करो हमारा ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम। सबसे पहले क्या आती थी, प्राइमरी वाइंडिंग। तो हम वहीं से चालू करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू प्राइमरी वाइंडिंग। ये है पहला स्टेप। क्या करा हमने, एसी वोल्टेज क्या करी, अप्लाई करी, किसको करी, प्राइमरी वाइंडिंग को हमने, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में एसी वोल्टेज की सप्लाई दे दी। अब ये सप्लाई देने से हुआ क्या, हमारा इम्पैक्ट क्या आया, इसने क्या करा, इट क्रिएट्स ए टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये फाई एम है, ये फाई एम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसने कोर में जनरेट कर दिया। टाइम वेरिंग मतलब फ्लक्स में यार मान लो चेंज कर दिया, चेंज इन फ्लक्स। तो अब हमारा क्या हुआ, क्रिएट्स ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए कोर। जो हमारा कोर था उसमें क्या करा तुमने, फ्लक्स जनरेट हुआ। दूसरा काम, अब दूसरा स्टेप, पहला स्टेप क्लियर हो गया, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू प्राइमरी वाइंडिंग। अब दूसरा स्टेप है मैग्नेटिक फ्लक्स इन दी कोर।
अब फ्लक्स बन चुका है तो अब क्या होगा, वो कोर में जाएगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इन कोर में क्या होगा, इम्पैक्ट क्या आया, फ्लोज थ्रू दी कोर। जो फ्लक्स बना वो अब कोर में घूमेगा पूरा। अब घूमेगा तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या कर देगा, लिंक। तो ये क्या करता है, लिंक्स बिटवीन बोथ दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अब हमारा ये हो गया पहला स्टेप, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू प्राइमरी वाइंडिंग। दूसरा हो गया हमारा फ्लक्स इन दी कोर, और ये फ्लक्स क्या करेगा, हमारा लिंक कर देगा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को। दोनों स्टेप बढ़िया से क्लियर हुए। तीसरा स्टेप क्या हुआ, अब सेकेंडरी वाइंडिंग तक क्या पहुंच गया है, फ्लक्स। और चेंज इन फ्लक्स मैंने तुम्हें बताया था क्या करता है, बहुत बढ़िया, ईएमएफ को जनरेट करता है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारी जनरेट होगी। तो अब ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दी सेकेंडरी वाइंडिंग। अब ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। तो यार कभी तुम्हें फॉर्मूला भी लिखना है, और कभी कभार इस फॉर्मूले से तुम्हारे क्वेश्चन भी बनते हैं न्यूमेरिकल के, तो तुम याद कर लो, ईएमएफ होता है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और एन होता है तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स। तो तुम्हारे तीन स्टेप हो गए। सबसे पहले तुमने प्राइमरी वाइंडिंग में एसी वोल्टेज सप्लाई करी। दूसरा क्या हुआ, तुम्हारा फ्लक्स हुआ। फ्लक्स हुआ तो उसने प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को कनेक्ट कर दिया। तीसरा है तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो ईएमएफ का फॉर्मूला तुम ये देख लो ध्यान से। अब हम बाकी के दो स्टेप भी देख लेते हैं फटाफट। तो अब भाई वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर में बचे हैं तुम्हारे लास्ट के दो स्टेप। और लास्ट दो स्टेप करने के लिए तुम्हें याद रखना है, सबसे पहला तो है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा है तुम्हारा पावर ट्रांसफर। मतलब पहले होगी वोल्टेज ट्रांसफर और बाद में होगी पावर ट्रांसफर। ये तुम्हारे लास्ट दो स्टेप है। अब इसमें देखो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ है सेकेंडरी कॉइल में, वो डिपेंड किस पे करेगा, वो इस रेशियो पे डिपेंड करेगा जो कि तुम देख चुके हो ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन में, वी एस बाई वीपी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी। इस रेशियो पे वो ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल का डिपेंड करेगा। पावर ट्रांसफर जो होगी वो यार तुम्हारी, तुमने एसी वोल्टेज सप्लाई करी थी तो एसी में ही मिलेगी तुम्हें। जब तुम जहां तुमने लोड सेकेंडरी वाइंडिंग में कनेक्ट करोगे, लोड यानी यार तुम्हारा बल्ब जैसे मान लो, वो तुमने कनेक्ट करा सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो करंट फ्लो होगा प्राइमरी वाइंडिंग से, और तुम्हारा फ्लक्स भी चेंज हुआ है, तो क्या होगी, वोल्टेज ट्रांसफर के बाद होगी पावर ट्रांसफर। तो ये थे तुम्हारा यार पूरा वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जिसे हमने सिर्फ 5 स्टेप में बहुत बढ़िया से समझ लिया है। तो भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट सर्किट। अब इक्विवेलेंट सर्किट से तुम्हें क्या क्वेश्चन आता है पेपर में, पेपर में या तो लिखने को बोल देगा इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, उसको एक्सप्लेन कर दो। और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यही आएगा कि इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके दिखाओ। तो अभी हम बाद में देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना, अभी हम सबसे पहले देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट सर्किट यार एक इलेक्ट्रिक मॉडल होता है। वो क्या बताता है तुम्हें, इलेक्ट्रिक, तो तुम चार चीजें याद रखो। सबसे पहला वो बताता है इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, हमारे ट्रांसफॉर्मर का इलेक्ट्रिक बिहेवियर के बारे में बताता है। दूसरा बताएगा वो तुम्हें लॉसेस के बारे में। तीसरा बताएगा तुम्हें इम्पीडेंस के बारे में। और चौथी चीज बताएगा तुम्हें आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन। और मेन अब उसमें पूछेगा तुम्हें इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके दिखाओ। तो अभी हम ड्राइंग देखेंगे। अब यहाँ एक टर्म आई है आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस पे भी क्वेश्चन बनता है, वो बनता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर को एक्सप्लेन कर दो, या डिफरेंस बता दो जो हमारा नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर होता है और आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो यार एक तो जो हम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं वो कभी भी आइडियल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि कोई भी ट्रांसफॉर्मर 100% इफिशियंट नहीं होता। अभी इफिशियंसी हम देखेंगे आगे। पर अभी तक के लिए तुम यही समझो, जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है वो 100% इफिशियंट होता है। हमारा ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं नॉर्मल, वो 95 या 99 तक इफिशियंट होंगे, पर उसमें लॉस होगा ही हमेशा, क्यों, वो कभी 100% इफिशियंट नहीं होगा नॉर्मल। पर आइडियल के केस में क्या है, वो 100% इफिशियंसी शो करता है। पहली चीज तुम्हें समझ आई आइडियल ट्रांसफॉर्मर की, क्या है वो, 100% इफिशियंसी। दूसरा है उसमें कोई भी कोर लॉस नहीं होगा, नो कोर लॉसेस। तीसरा है उसमें नो कॉपर लॉसेस, कॉपर लॉस भी नहीं होगा। और चौथी चीज है उसमें फ्लक्स लीकेज भी नहीं होगी। और पांचवी चीज है तुम्हारा वो 100% परमिएबिलिटी शो करेगा। तो ये पांच हैं जो तुम्हें पॉइंट लिखने होंगे आइडियल ट्रांसफॉर्मर में। ये यार क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा। तो तुम इन 5 पॉइंट को तो भाई देख लो ध्यान से। एक तो है 100% एफिशिएंसी, नो कोर लॉस, नो कॉपर लॉस, नो फ्लक्स लीकेज, और 100% परमिएबिलिटी। तो ये है भाई तुम्हारा आइडियल ट्रांसफॉर्मर, यही तुम्हारा होता है। और हमारा आइडियल ट्रांसफॉर्मर की एप्लीकेशन क्या होती है,
अब देखो रियल लाइफ में तो हम इसे यूज नहीं कर सकते, तो एप्लीकेशन क्या होती है, हमें एनालाइज करने में, सर्किट को एनालाइज करने में हेल्प करता है। जैसे कि हम इक्विवेलेंट सर्किट को भी एनालाइज बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो उसमें हम आइडियल ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। तो यही इसकी एप्लीकेशन है बस। अब ये 100% इफिशियंसी शो करता है, तो मतलब क्या होगा, इसकी पावर, प्राइमरी वोल्टेज और ये करंट, वी पावर क्या होता है, वी आई, तो वी आई प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट बराबर होगा सेकेंडरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी करंट, मतलब दोनों की पी प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर क्या होगी, बराबर होगी। तो पावर क्या रहेगी इसमें केस में, आइडियल ट्रांसफार्मर के बैलेंस। तो अब हम देख लेते हैं इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करना। तो ये है भाई तुम्हारा इक्विवेलेंट सर्किट का डायग्राम। डायग्राम तुम्हें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर कोई नहीं, अभी थोड़ी देर वीडियो देखो, तुम्हें बहुत आसान लगेगा ये। करना क्या है इसमें, यार देखो ये तुम्हारा प्राइमरी वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है ना, तो तुम्हारा प्राइमरी वाइंडिंग वाला हिस्सा है, और ये है तुम्हारा प्राइम सेकेंडरी वाइंडिंग वाला पार्ट। इस टाइप से ड्रॉ करना है हमें दो सर्किट। सबसे पहले चालू करो यहाँ से। यहाँ से तुमने करंट शो कर दिया I1, प्राइमरी करंट है ये, प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो करेगा। ये है तुम्हारा रेजिस्टेंस R1, ये प्राइमरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है। साथ में तुम्हें क्या दिखा देनी है, रिएक्टेंस, प्राइमरी वाइंडिंग की रिएक्टेंस I1 R1 X1, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हें यार ये ट्रांसफॉर्मर टाइप बनाना है, ये ट्रांसफॉर्मर का सिंबल होता है, तो ये तुम्हें ड्रॉ करना है। साथ में तुम्हें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ना, E1, प्राइमरी वाइंडिंग का E1 तुमने शो कर दिया, इतना बना दिया तुमने। यहाँ पे तुम्हें सिमिलरली क्या करना है, R2, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए क्या करना है तुम्हें, ये रेजिस्टेंस हो गई, ये रिएक्टेंस हो गई, और I2 करंट तुमने दिखा दिया इधर। और यहाँ पे भी तुमने सिमिलरली E2, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। तो ये तुम्हारे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग N1 N2। और ये तुम्हारे यार ये पूरा बन गया आइडियल ट्रांसफॉर्मर। इस साइड में तुम्हें वोल्टेज V1 रहेगी, इधर तुम्हारी V2 रहेगी, और यहाँ तुम्हारा ये R0 और X0 तुम्हें प्राइमरी वाइंडिंग वाले पार्ट में ड्रॉ करना है। ये तुम्हारा कोर लॉस को दिखाता है R0, तो ये तुम बना देना यार। और यहाँ पे तुम्हें एक ZL यानी ये लोड के लिए है, वो तुम्हें शो करना है। तो ये है तुम्हारा इक्विवेलेंट सर्किट। ये तुम पूरा यार ध्यान से देखो, थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करो, तुम बना लोगे आराम से पेपर में ये, और पेपर में आता भी है। तो इसमें हमारा एक बार यूज भी तुम देख लो कि इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर के यूजेस क्या है। तो एक तो यार ये लोड एनालिसिस को सॉल्व करने में हेल्प करता है, इफिशियंसी को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट में यूज होता है। तो ये था यार हमारा इक्विवेलेंट सर्किट। तो यार नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। अब ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन बनते हैं। तो यार कितने टाइप के लॉस होते हैं पहले तो ये देख लो। दो टाइप के लॉस होते हैं, एक होता है कोर लॉस और एक होता है कॉपर लॉस। यहाँ हमने कोर लॉस अभी पढ़ रहे हैं, कॉपर लॉस इसके बाद पढ़ेंगे। एक तो यार जो हाई इफिशियंट हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है, 95 या 96% जिसकी इफिशियंसी है, 99% भी, ये लॉस उसमें होता ही होता है। तो हमारा पहला लॉस हम पढ़ेंगे कोर लॉस। कोर लॉस यानी आयरन, ये आयरन की वजह से होता है, और ये होता क्यों है, ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से होता है। और ये होता कहाँ पे है, ट्रांसफॉर्मर में। तो यार कोर लॉस है, तो ये मैग्नेटिक कोर, मतलब कोर वाली जगह पे जो हमारा कोर होता है ना, उसमें ही होता है ये लॉस। अब कोर लॉस भी दो टाइप के होते हैं, पहला होता है हाई स्ट्रेसिस लॉस, और दूसरा होता है तुम्हारा एडी करंट लॉस। पहले देखो हाई स्ट्रेस लॉस क्या होता है, ये क्यों होता है पहले ये देखते हैं। कॉज्ड बाय कॉन्टिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर मटेरियल। मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन कोर मटेरियल में होता है, तो ये लॉस उसकी वजह से होता है। अब ये डिफाइन तुम इसकी लिख दोगे, साथ में तुम ये फॉर्मूला भी लिखना। हाई स्ट्रेस लॉस क्या होता है, के एच इंटू बी एम इंटू एफ इंटू वी। अब के एच क्या है, इधर के एच है तुम्हारा हाई स्ट्रेसिस कांस्टेंट, बी एम क्या है, इधर बी एम है तुम्हारा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी, और वी क्या है वॉल्यूम। वॉल्यूम किसकी, कोर की वॉल्यूम। तो यार ये फॉर्मूले पे अगर तुम्हें क्वेश्चन भी आता है तो तुम्हें वैल्यू दे देगा इन सब चीजों की, और तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करनी है, और तुम्हें लॉस निकालना है हाई स्ट्रेसिस लॉस, तो वो भी तुम निकाल लोगे। अभी हमने देखा हाई स्ट्रेसिस लॉस, अब हम देख लेते हैं इसका कोर लॉस का दूसरा टाइप, एडी करंट लॉस। तो भाई ये रहा कोर लॉस का दूसरा टाइप, वो है एडी करंट लॉस। अभी हमने पीछे देखा हाई स्ट्रेसिस लॉस, अब हम देखते हैं एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस यार
क्यों होता है और कहाँ होता है? सबसे पहले ये होता है, इंड्यूस होता है कहाँ पे? कोर की लेमिनेशन में। कोर लॉस है तो कोर वाले मटेरियल में ही होगा। तो ये होता है कोर की लेमिनेशन में। और होता किसकी वजह से है? ड्यू टू चेंज इन पाई एम, क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से होता है। अब यार ये एडी करंट लॉस को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने का मेथड है, हमें क्या करना पड़ेगा? लेमिनेशन, मतलब लेमिनेटिंग दी कोर। हम कोर को लेमिनेट करेंगे तो हमारा एडी करंट रिड्यूस हो सकता है। अब एडी करंट लॉस का हमारा, जैसे हमारा उसका फॉर्मूला है, तो एडी करंट लॉस का फॉर्मूला क्या है? के ई बी बी एम का स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ के ई क्या है? एडी करंट कांस्टेंट, और बी स्क्वायर एम क्या है? ये है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। एफ स्क्वायर हमारा एफ है फ्रीक्वेंसी, और टी क्या है हमारा? थिकनेस ऑफ दी कोर, कोर की थिकनेस। इस पे भी अगर फॉर्मूला न्यूमेरिकल आए तो तुम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर अपना एडी करंट लॉस का निकाल सकते हो। तो ये था भाई हमारा पूरा का पूरा कोर लॉस। अब हम देखते हैं लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर का दूसरा टाइप, जो है कॉपर लॉस। तो भाई लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर में हमारा सेकंड टाइप आता है कॉपर लॉसेस। अभी हमने देखा कोर लॉसेस, अब देख लेते हैं कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस कहाँ होता है? ये आपको मिलेगा ऑकर्स इन वाइंडिंग्स। वाइंडिंग्स, हमारे ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये आपको जब भी ये लॉस होगा ना, तो ये आपको वाइंडिंग्स में ही प्रेजेंट मिलेगा। और होगा किसकी वजह से? ये होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह से ये लॉस होगा। सिंबल है इसका पी सी यू। सी यू यार तुम्हें पता है कॉपर का सिंबल होता है, पी हम डिनोट करते हैं लॉस के लिए। तो ये पी सी यू का फॉर्मूला क्या है हमारा? आई स्क्वायर आर। अब ये फॉर्मूला तुम ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आए तो तुम इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कॉपर लॉस निकाल सकते हो। तो भाई ये था पूरा तुम्हारा लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। कितने लॉस पढ़े हमने? दो लॉस पढ़े हैं, कोर लॉस और कॉपर लॉस। अब देख लेते हैं हम टोटल ट्रांसफॉर्मर लॉस, मतलब पूरा ट्रांसफॉर्मर में कितना लॉस हुआ। तो दो लॉस पढ़े हैं, तो उनको ऐड कर दो। पी कोर प्लस पी कॉपर, ये होता है लॉस इन कोर, कोर लॉस जो होता है हमारा, और ये है कॉपर लॉस। दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? टोटल लॉस। पी से हम लॉस को डिनोट करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर में कितना पूरा टोटल लॉस हुआ है, वो तुम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। तो भाई ये था हमारा पूरा लॉस इन ट्रांसफॉर्मर के बारे में। तो भाई अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, वो है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब इसमें आएगा क्या डिफरेंस आ सकता है, या आपको इंडिविजुअल भी पूछ सकता है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या है और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या है। तो देख लेते हैं हम। सबसे मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है इसमें, ये पहले पॉइंट क्या है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के केस में आपको क्या याद रखना है? नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग्स, मतलब जो टर्न्स होंगे सेकेंडरी वाइंडिंग के वो ज्यादा होंगे किससे? प्राइमरी से। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग ज्यादा होंगे किससे? प्राइमरी से। स्टेप डाउन के केस में उल्टा होगा, इसमें किसके होंगे? प्राइमरी के ज्यादा होंगे और सेकेंडरी के कम। तो ये पहला पॉइंट तो यार अपना ध्यान ध्यान से बिल्कुल रख लो, ये मेन है इसमें सबसे ज्यादा। अब बाकी अगर तुम्हें डिफरेंस आता है लिखने को तो तुम ये भी लिख सकते हो इसमें। वोल्टेज, वोल्टेज स्टेप अप के केस में क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज, क्योंकि सेकेंडरी हमारे ज्यादा है टर्न्स, तो इंक्रीज ऐसे याद रख लो। और वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सेकेंडरी क्या है? टर्न्स कम है, तो यहाँ डिक्रीज। करंट के केस में उल्टा याद रख लो, यहाँ डिक्रीज होगा और स्टेप डाउन में इंक्रीज। एप्लीकेशन याद रख लो इनकी कुछ। एप्लीकेशन स्टेप अप के केस में होता है, ये यूज होता है तुम्हारा पावर प्लांट्स में और माइक्रोवेव में। स्टेप डाउन का होता है, ये होता है तुम्हारा घरों, जैसे यार होम्स अप्लायंस होते हैं हमारे और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, उधर यूज होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो भाई ये था डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो कि इंपॉर्टेंट है यार, ये भी तुम थोड़ा ध्यान रखना। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। अब इसमें तुम्हें आएगा खाली वोल्टेज रेगुलेशन पे न्यूमेरिकल, तो तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है। और भाई वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो ये होता है कि कितना सेकेंडरी वोल्टेज में ड्रॉप आया है जब हमारा ट्रांसफॉर्मर नो लोड से फुल लोड की तरफ गया है। तो वोल्टेज में कितना ड्रॉप आया है, तो वो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है यार। तो वोल्टेज रेगुलेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है, तुम्हें याद रख रख लो, अभी ये याद हो जाएगा तुम्हें ये। वोल्टेज रेगुलेशन अगर तुम्हें परसेंटेज में निकालना हो, परसेंट निकालना हो, तुम्हें क्या करना करना है? वोल्टेज नो लोड
माइनस में वोल्टेज फुल लोड अपॉन में वोल्टेज फुल लोड, मतलब नो लोड में से फुल लोड को माइनस करना है और डिवाइड में क्या आएगा, वोल्टेज जो फुल लोड का होगा, इनटू में 100। 100 क्यों? परसेंट के लिए। अब भाई ये है वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को यार अच्छे से याद कर लो। और ये आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में तुम्हारा क्या रहता है, वोल्टेज रेगुलेशन बहुत बढ़िया 0% रहता है। तो ये हमारा है वोल्टेज रेगुलेशन। अब हम देख लेते हैं इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। अब इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की डिफाइन अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम इसके फॉर्मूले से ही देखो। हमने क्या लिखा है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो डिफाइन भी इसकी यही बनेगी, द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर ऑफ ए ट्रांसफार्मर टू इनपुट पावर ऑफ ट्रांसफार्मर इज नोन एज इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो यही इसकी डिफाइन है। मेन पेपर में इसका फॉर्मूला आएगा कि मतलब इसका फॉर्मूला लिख दो या डेराइव कर दो एक्सप्रेशन इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर की। तो तुम्हें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है इसका, इफिशियंसी अगर तुम्हें निकालनी हो परसेंट में तो तुम्हें क्या करना है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। अब इनपुट पावर क्या होता है, इनपुट पावर होता है आउटपुट पावर प्लस में क्या होगा तुम्हारा, जितने भी तुमने लॉसेस पड़े हैं ना अभी उनको ऐड कर दो। ये होता है तुम्हारा इनपुट पावर। क्या होता है, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। अब आउटपुट पावर का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, वी एस। पावर तुम्हें पता है ना, वी आई होता है, पी इज इक्वल्स टू वी आई। तो ये होता है आउटपुट पावर का होता है वी एस इंटू आई एस कॉस फाई। तो ये है तुम्हारा आउटपुट पावर का फॉर्मूला। इनपुट पावर का मैं तुम्हें क्या बताया, आउटपुट पावर जो कि तुमने लिख दिया ऐसी वी एस आई एस कॉस फाई, प्लस में मैंने क्या बताया, जितने लॉस पड़े हैं। कितने लॉस पड़े हैं, हमने दो लॉस पड़े हैं मेन टाइप के, तो वो है कोर और कॉपर। तो तुमने लिख दिया प्लस कोर लॉस प्लस कॉपर लॉस इंटू 100। तो ये है तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर का। अब अगर तुम्हें कंडीशन पूछ ले कि तुम्हारी इफिशियंसी मैक्सिमम कब होगी, क्वेश्चन आ जाए कि मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगी, उसकी कंडीशन लिख दो। तो उसमें तुम्हें लिख के आना है जब हमारा कोर लॉस, पिया में लॉस के लिए होता है ना, कोर लॉस बराबर किसके हो जाए, कॉपर लॉस के। तो उस कंडीशन होगी तुम्हारी मैक्सिमम इफिशियंसी की। तो ये था यार इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। तो भाई यहाँ होता है तुम्हारा वन शॉट ऑन ट्रांसफॉर्मर खत्म। अब तुम्हारा काम क्या बचा है, तुम्हें करने हैं भाई जाके अपने यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, जिससे तुम्हें आइडिया लग सके कि तुम्हारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो भाई ये था हमारा पूरा वन शॉट ऑन ट्रांसफॉर्मर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दो लाइक, और कमेंट डाउन करो अगर तुम्हें कोई टॉपिक मिस हो गया है, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। चैनल को कर लो यार सब्सक्राइब, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट आता रहेगा। तब तक के लिए बाय।